हमारे इस सत्र का शीर्षक है हिंदी की विश्व चेतना और साहित्य। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़े कैनवास का विषय है। जब हम हिंदी की विश्व चेतना की बात करते हैं तो हिंदी की विश्व चेतना के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है और साहित्य। तो ये सिर्फ साहित्य से नहीं होता, या साहित्य से होता भी है तो जितने फॉर्मेट हैं, जितने माध्यम हैं और जहाँ जहाँ साहित्य उपस्थित है, यहाँ तक कि फिल्म है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ तक मुझे लगता है कि जब चेतना की बात होती है तो जो लोक से लेकर आधुनिक संगीत गाया जाता है उसमें भी साहित्य की उपस्थिति है। लेकिन हम यहाँ पर एक विराट फलक पर बात करने जा रहे हैं जो साहित्य को केंद्र में रखकर की जाएगी। और मैं चाहूँगा कि इस परिचर्चा का आरंभ डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र करें। उनके बारे में परिचय अभी थोड़ी देर पहले दिया जा चुका था, मुझे लगता है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इतना ही कहा जा सकता है कि जो लोग आज आलोचना में हैं और जिनका भविष्य है उनमें से एक हैं, और कविता में भी हम उम्मीद करते हैं कि वो केंद्रीय परिदृश्य में बने रहेंगे। अच्युतानंद जी। आदरणीय नंद किशोर आचार्य जी, मंच पर विराजमान विद्वत जन, सभागार में उपस्थित बहुत कम लोग, मित्रों, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मेरा इस सत्र में मुझे नहीं बोलना था, मतलब इस सत्र में बोलने के लिए मैं आमंत्रित नहीं था। कल रात 11 बजे मुझे मालूम हुआ, तो इसलिए तुरंत फुरत में जो है, और मुझे लगता है कि जो पिछला सत्र जिसमें मैं था उसमें भी इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो है वो कहीं, अब मुझे लगता है कि जब ये सत्र हिंदी की विश्व चेतना और साहित्य, तो जब विश्व चेतना के संदर्भ में सोचा गया होगा या तो कहीं ना कहीं जरूर ये बात जहन में रही होगी कि भारतीय चेतना बनाम विश्व चेतना जैसी कोई चीज है जिसको हम भारतीय चेतना कह रहे हैं और उससे इतर कोई चीज है विश्व चेतना। तो मैं ये सोचता रहा कि ऐसा क्यों है, या क्यों ऐसा हम सोचते हैं, हम सब भी सोचते हैं। या जब उत्तर मार्क्सवादी चिंतकों पर मैंने किताब लिखा तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि भारतीय लोगों या भारतीय समाज पर भी लिखो। तो मुझे ये बात, उस समय भी इस बात को समझने में समस्या होती थी कि विश्व चेतना या वैश्विक दृष्टि या विश्व की जो विचारधारा है वो भारत से भिन्न कैसे है, या उसमें भारत का न होना कैसे मान लिया जाता है, कैसे हम समझ लेते हैं कि भारतीयता बनाम वैश्विकता जैसी कोई चीज है, ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है कि इसके मूल में जो बुनियादी बात है वो ये है कि जब साम्राज्यवाद यहाँ आया तो हमने ये मान लिया, और साम्राज्यवादी चिंतन के अनुरूप, कि एक सार्वभौमिकता है जो यूरोपीय चिंतन से पैदा होती है, और उस सार्वभौमिकता के बरक्स या उनसे संघर्ष करने वाले या उनसे लगातार लड़ाई लड़ने वाले एक दूसरी चीज है जिसको हम भारतीयता कहते हैं। तो यह जो भारतीयता बनाम वैश्विकता की बात है, या कुछ कुछ उसी द्वैत का हिस्सा है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी ने यूरोप ने पूरी दुनिया को दिया, जिसमें आप काले गोरे से लेके जो है ताकतवर और कमजोर, तमाम तरह की जो बाइनरीज है, उसी संदर्भ में मुझे लगता है कि भारतीयता बनाम वैश्विकता की कोई बात है, जिसको लेकर ये सत्र में भी कहीं ना कहीं उसकी अनुगूंज सुनाई देती है। और हिंदी के बारे में हम सब बहुत फक्र से इस बात को कहते भी हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। लेकिन सिर्फ संख्या को आधार बना के किसी भाषा को वैश्विकता का दर्जा अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई
बात ही नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर हम सब के मन में दुविधा है। और मुझे लगता है कि पिछले 150 सालों में खड़ी बोली हिंदी का जो विकास है और हिंदी के साहित्य का जो विकास है, उससे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर हमारे मन में ये दुविधा रहती है कि हिंदी की वैश्विक चेतना कोई अलग सी चीज है। अब मैं उस बात को आपके सामने 2-4 मिनट में, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण वक्ताओं को हमें सुनना है, मुझे लगता है कि जो हिंदी प्रदेश, या जिसको चूंकि वो शब्द रूढ़ हो चुका है, तो जिसको हिंदी प्रदेश हम कहते हैं, वहाँ पर हिंदी के विकास ने हिंदी की जो अन्य भाषाएं थी, जिसको बोलियां भी हम कहते हैं, उनको नष्ट करके जो हिंदी का विकास हुआ, वहां से हिंदी के प्रचार और प्रसार में बहुत बड़ी बाधा आई। उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं कि मेरी मातृभाषा मैथिली है, और आज से 25 साल पहले जब मैं दिल्ली आया तो मुझे 2-3-4 वर्षों में यह समझना पड़ा कि मैं जितनी जल्दी अपने भीतर के मैथिलीपन को खत्म करूंगा, उतनी जल्दी मैं दिल्ली के इस हिंदी वाले माहौल में अपने आप को जमा पाऊंगा। तो यह जो हिंदी बनाम मैथिली या हिंदी बनाम भोजपुरी का जो संकट बहुत सारे हिंदी प्रदेश के लोगों ने झेला, वहां से हिंदी के विकास में एक बड़ी बाधा बनी। और न सिर्फ हिंदी प्रदेश में, आप देखेंगे कि हिंदी के इस 150 साल के विकास में हिंदी धीरे धीरे अन्य भारतीय भाषाओं से भी कटती गई। एक उदाहरण मैं आपको दूं कि हम सब साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ ने जितने अनुवाद छापे हैं भारतीय साहित्य के, उसके बाद पिछले 25 सालों में इक्के दुक्के और साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ के अलावा अगर आप भारतीय भाषाओं की पुस्तक हिंदी में खोजने जाएंगे तो आपको लगभग नहीं मिलेगा। और ये लगता है कि किसी सरकारी संस्था या इस तरह की किसी संस्था के आधार पर या के अनुरूप ही हिंदी की भारतीयता और भारतीयता के बाद वैश्विकता जैसी कोई चीज संभव है। लेखक समुदाय के भीतर उस तरह की कोई आग्रह नहीं दिखता है। जैसे हम हिंदी के लोग नहीं जानते हैं उस तरह से कि मलयालम कविता में क्या हो रहा है, हिंदी आलोचना को नहीं पता कि उड़िया आलोचना में क्या हो रहा है। तो यह जो विभेद है या यह जो फाक है, यह भी हिंदी के प्रचार प्रसार में इसको लेकर भी एक समस्या है। मैं जैसे आपको कहूं कि मलयालम के एक बहुत चर्चित उपन्यासकार हैं बेन्यामिन, और उनका उपन्यास है गोट डेज, आजक जीवनम के नाम से मलयालम में छपा है, और उस पर अभी पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पर फिल्म भी आई। उस उपन्यास के 10 वर्षों में 50 से अधिक संस्करण हो चुके हैं, और यूरोप की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें उसको नहीं छापा गया है। अभी तक उसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं छपा है। नेटफ्लिक्स पर उस पर फिल्म भी आई। तो यह बताता है कि हिंदी के वैश्विक प्रसार में भारतीयता की भूमिका या भारतीय भाषाओं की भूमिका को हम कितना काट कर देखने की कोशिश करते हैं, और यह हिंदी के प्रसार में एक बड़ी समस्या है। एक आखिरी और अंतिम बात की तरफ मैं आपका ध्यान, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, और वहां पर लिटरेरी थ्योरी जैसी चीज हम पढ़ाते हैं, और आज तक हिंदी में पिछले 50-60 सालों का हिंदी का जो अकादमिक इतिहास आप कह सकते हैं, उसमें आज तक साहित्य सिद्धांत की, काव्यशास्त्र पर, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर बहुत किताबें हैं, साहित्य सिद्धांत की कोई किताब हिंदी में नहीं लिखी गई। आखिर कोई भाषा अगर अपने लिए इन रास्तों को बंद करती है तो वह कैसे आगे बढ़ेगी? हमने बहुत सारे, हिंदी का बहुत सारा चिंतन वहीं पर रुका हुआ है जहां पर 19वीं शताब्दी को लेकर, चाहे वो डॉक्टर रामविलास शर्मा हो, चाहे डॉक्टर नामवर सिंह हो, उन लोगों ने जहां तक जो बातें की हैं, उसके बाद दुनिया में इतनी सारी भाषा को ही लेकर बहुत बड़ा चिंतन 60 और 50 के दशक में हुआ है, जिसको हम लोगों में जब भी उस पर कोई बात होती है तो कहा जाता है कि ये तो यूरोप का चिंतन है, आप अपने बारे में बात करिए। और जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम 19वीं शताब्दी के उन्हीं विमर्शों को बार बार करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी भाषा की वैश्विकता, अपने भाषा की व्यापकता की खोज करनी है, तो आपको पूरे संसार के संकट को, पूरे संसार के अंतर्विरोध को, संसार के लोगों के बारे में सोचना, जानना और समझना पड़ेगा। तभी आप किसी वैश्विक भाषा या वैश्विक संकल्पना की ओर
बढ़ सकेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ समस्याओं का जिक्र किया है, उसका कारण ये है कि उसके महत्व की ओर बाकी विद्वद्गण चर्चा करेंगे। आप सब ने सुना, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। मैं डॉक्टर नवीन लोहनी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए हैं और अपने विचार रखें। वो एक हमारे समय के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और कई विधाओं में एक साथ सक्रिय हैं। डॉक्टर नवीन लोहनी। धन्यवाद मंडलोई जी। हमारे इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर आचार्य जी, मंचस्थानीय मित्रगण, सभी उपस्थित महानुभाव। अभी एक पक्ष और एक शुरुआत हुई कि हमारा वैश्विक स्तर पर हिंदी का मूल्यांकन, साहित्य का मूल्यांकन, भाषा का मूल्यांकन किस रूप में हो। एक अच्छी बातचीत हुई कि बहुत सारे प्रश्न आपने प्रारंभ में ही दे दिए, जिससे हमारी बातचीत आगे बढ़ सकती है। मेरे लिए भी ये बड़ा प्रश्न है कि हिंदी को, जिसे हम हिंदी कह रहे हैं, और जब हम बात मॉरिशस में कर रहे हैं तब भी हम ये बात शुरू करते हैं कि मैथिली या भोजपुरी या हिंदी या किस रूप में इस बात को आगे बढ़ाया जाए। जब मॉरिशस में बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल आता है कि यहाँ जो हिंदी पहुँची थी वो किस तरह की थी। अभी अभिमन्यु अनंत जी के माध्यम से पिछले सत्र में बड़ी चर्चा हुई कि एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय और एक वैश्विक लेखक को पहचानने के लिए किस तरह की भाषा की ज़रूरत होगी। तो हमने अभिमन्यु अनंत के बारे में जो भी परीक्षण हमारे विद्वानों ने किया, उससे ऐसा समझने की कोशिश की कि वो एक वैश्विक लेखक हैं, जो हिंदी लेखक हैं और जो हिंदी लेखन मॉरिशस में कर रहे थे भारत से बाहर रहते हुए। मेरे सामने इस तरह का विचार करते हुए मैं पिछले 20 वर्षों से विदेशों में जो हिंदी लेखन हो रहा है उस पर काम कर रहा हूँ। उनमें विदेशी लेखक भी हैं, उसमें भारतीय लेखक भी हैं, और मुझे अच्छा लगा कि वो भाषा जो अपने देश में इतनी उपेक्षित हो जाए, सरकारी राजभाषा के तौर पर घोषित होने के बाद भी, जिसका कंप्यूटर हिंदी में काम करना जानता हो, बावजूद उसके ज़्यादातर कार्यालय, ज़्यादातर बड़े अधिकारी, ज़्यादातर बड़े विश्वविद्यालय, ज़्यादातर मूल्यांकन करने वाले, ज़्यादातर बड़ी परीक्षाओं वाले लोग, ज़्यादातर न्यायालय, बल्कि सभी न्यायालय के हैं बड़े स्तर के, वहाँ अंग्रेजी में बात होती हो। तो उस भाषा के साथ ऐसा होना संभव है जैसा मूल्यांकन की दृष्टि है। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में और शायद 30 वर्षों में एक बड़ा समुदाय जो भारत से बाहर गया, जिसको अपने देश में तो अंग्रेजी ना होने पर बड़ा गर्व होता था है, और जब वो विश्व से अलग अलग देशों में जाता है, चाहे वो यूरोप के किसी छोटे देश में हो और चीन जैसे बड़े देश में हो, अमेरिका कनाडा में हो, या फिर वो गल्फ़ के देशों में हो, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, तो उसे अचानक लगता है कि वो अपनी संस्कृति की जब भी बात करेगा तो उसे भाषा की बात करनी पड़ेगी। हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ हैं जो प्रवासी देशों से आए हैं, प्रवासी लेखक या कवि के तौर पर जाने जाते हैं। वो अपने देश में हिंदी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, वो मीडिया के हिस्से में, अनुवाद के हिस्से में, लेखन के हिस्से में, अध्यापन में कुछ काम कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो देश में अगर रहते तो शायद न भी करते, लेकिन विदेश में रहते हुए कर पा रहे हैं। मैं चीन में रहा लगभग 2.5 साल, और मैंने वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के चाहे कंट्री हेड जिनको कहते हैं, या अडानी का बड़ा उद्योग वहाँ है, उनसे जुड़े हुए लोग, या बड़े बड़े उद्योगों से जुड़े हुए लोग जो अपने देश में शायद हिंदी में बात करते हुए कुछ महसूस करते कि उनको एक ऐसी भाषा में बोलना पड़ रहा है या कहा जा रहा है, तो वो वहाँ पर मेरे साथ जुड़े। हम लोगों ने पत्रिका शुरू की हिंदी की एक, और वहाँ के हम लोगों ने जब संगोष्ठियाँ सेमिनार किए तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति जो है तो किसी IT कंपनी का कंट्री हेड, क्षेत्रीय अध्यक्ष, वो हिंदी में बात करना चाहता है, हिंदी में लिखना चाहता है, हिंदी में अभिव्यक्ति देना चाह रहा है। तो ये कई बार ये बड़े सवाल होते हैं कि देश में ऐसा क्या हो जाता है ऐसा रहते हुए। इसलिए जिसे हम हिंदी को बोलियों और भाषाओं का एक समुच्चय सा देखते हैं, कहीं पर वो ब्रजभाषा, अवधी जैसी बड़ी मध्यकाल की भाषा का एक प्रतिनिधि भाषा हो गई, और वो उस चेतना में इतनी कमजोरी थी क्या कि वो अपने आज़ादी की चेतना को तो प्रदर्शित कर सकती है, इतने बड़े अंग्रेज साम्राज्य को बाहर कर सकती है इस भाषा के संपर्क भाषा बनने के कारण। उसमें ऐसी उदारता, ऐसी संग्रहण शक्ति, ऐसी समन्वय शक्ति थी कि वो पूरे भारत की भाषा बन गई। वो गुजराती, मराठी, बंगला, तमाम भाषियों की एक भाषा बन गई, और वो आज़ादी के आंदोलन की भाषा बनी, साहित्य की भाषा बनी। क्योंकि हम लोग देखते हैं 1900 से लेकर के 1947 के बीच एक बड़ी भाषा जो कभी संस्कृत निष्ठ की तरह थी, कभी तमिल,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के शब्दों से बाहर थी, अचानक सारे दक्षिण भारतीय भाषाओं के शब्द उसमें जुड़ने लगे, उसमें विदेशी भाषाओं के शब्द जोड़े गए। तो वो जो बड़ी भाषा थी उसकी जो समाहार शक्ति और जो सामासिक पहचान है एक तरह से भाषा के तौर पर, वो बड़ी पहचान थी। अब हम उस सामंजस्य को, साहचर्य को, सार्वभौमिकता को जो हिंदी में आ सकती थी, आ जानी चाहिए थी, आ रही है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं अभी अपने एक विद्यार्थी को मैंने एक काम दिया ब्रिटेन के कथाकारों के द्वारा लिखे गए कथा साहित्य में, तो उसने लगभग 1000 शब्द वो छांटे जो हिंदी में सामान्यतया 20 सालों से पहले प्रयोग में नहीं आ रहे थे। अब वो 20 सालों में लगभग 1000 वो शब्द जो ब्रिटेन के कहानीकारों, कथाकारों द्वारा हिंदी में ले आए गए। तो मैं उस समाहार शक्ति को तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन कठिनाई कहाँ पर है कि जिस साम्राज्यवाद की, शोषण की, क्रूरता के विरोध में जो हिंदी जन्मी थी, आज वो अपने ही देश में इस तरह के अंतर्द्वंद में है। सरकार कहती है वो हिंदी में काम करना चाहती है, बोलती है, कर नहीं पाती है, उसके साथ अंतर्द्वंद है। साहित्यकार कहते हैं कि हम सब वही काम करेंगे, लेकिन भाषाओं के हिस्से में, साहित्य के हिस्से में साहित्यकारों के साथ भी कठिनाई है। लेकिन जो भाषा का लोकतंत्र है एक तरह से, जिसमें हम कहते हैं क्षेत्रीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं, बोलियां हैं, वर्गीय चेतना के विविध रूप हैं, चाहे दलित है, स्त्री है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, कई तरह के विमर्शों की पहचान इधर हुई, वो सब हिंदी साहित्यकारों ने किया अपने रूप में। चीन में मैं था तो हम लोग वहाँ पर अध्ययन कर रहे थे कि लुसुन जो वहाँ के बड़े साहित्यकार हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत से जाकर चीन में प्रसिद्ध हुए, गोरकी जो रूस से आए और चीन में उनकी एक बड़ी प्रसिद्धि बनी, उसके बरक्स हम लोग प्रेमचंद को वहाँ पर देख रहे होते हैं। तो हमारे लिए वर्गीय चेतना के संदर्भ कहें, ग्रामीण चेतना के संदर्भ कहें, गांव या शहर में उस समय की स्त्री की दशा की बातचीत करें, तो प्रेमचंद कोई कमतर साहित्यकार हमें नहीं दिखते। इसका मतलब ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्ला साहित्य से लेके, हिंदी से लेके, चीनी से, रूसी, और अभी हम अभिमन्यु अनंत की भी परीक्षा कर रहे थे, तो उस सब में हमारे लिए ये सब अलग अलग सांस्कृतिक चेतनाओं और संवेदनाओं के क्षेत्रीय रचनाकार थे या हैं, और उन्होंने अपनी समृद्ध जो रचना शक्ति थी उससे भारत को जोड़ा और समृद्ध किया। अब हिंदी कैसे अंतर्राष्ट्रीय बने? क्योंकि पहली बात तो ये कि शिक्षण माध्यमों में जहाँ जाना था उसको पहुँच जाना था। हम अमेरिका से लेके पूर्वी देशों तक देखते हैं। मैं गोदान अपने चीनी विद्यार्थी को जब पढ़ाता था तो मुझे ये कठिनाई समझ में थी कि उसके लिए मेरी जो क्षेत्रीयता है या भारत के कुछ राज्य विशेष की भाषा की जो क्षेत्रीयता है, या मुझे राग दरबारी पढ़ाना पड़ा था। मैं स्विट्जरलैंड में बीच में था, तो वहाँ के विद्यार्थियों को अगर मैं राग दरबारी समझा रहा हूँ तो किस परिदृश्य को मुझे, किस मुहावरे को और किस तरह की शब्द शक्ति को उसको समझाना पड़ेगा कि वो मेरी भाषा को भी समझे, मेरे क्षेत्र की जो स्थितियाँ हैं उसको भी समझे, और तब हमारी वैश्विक तौर पर हिंदी की उपस्थिति सहज तौर पर उसके समझ में आए। तो उन लेखकों द्वारा लिखी गई बातें, या आज जो वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों में रहकर आप सब लोग, जिनमें कुछ लोग यहाँ उपस्थित भी हैं, रचना कर्म कर रहे हैं, जिसमें रामदेव धुरंधर जी यहाँ पर हैं, या प्रवासी क्षेत्रों के अनेक लेखक यहाँ पर मौजूद हैं, वे सब लोग एक ऐसी भाषा गढ़ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कहलाती है, और जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में आज बोलने वालों की संख्या मैं समझता हूँ तीसरी हो, चौथी हो या पहली हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क इससे पड़ रहा है कि वो अभिव्यक्ति का माध्यम बनी है। एक बड़ा मंच जो आज यहाँ इकट्ठा हुआ है और जिस पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि मॉरिशस में आकर हिंदी की यद्यपि पहले से संख्या कम हुई है, ऐसा हमें जनसंख्या के आंकड़े से हमें भी पता चल रहा है कि हिंदी बोलने वाले या हिंदी को अपनी मातृभाषा बताने वालों की संख्या मॉरिशस में पहले से कम हुई है, लेकिन समय है हर भाषा का। कभी अंग्रेजी का समय नहीं था, फ्रेंच का समय था, आज हिंदी का समय कम या ज़्यादा किसी रूप में होगा किसी क्षेत्र में, कल उसका अलग रूप में स्वीकृति उसकी होगी। क्योंकि जितने भी पूरा प्रवासी देश हैं हमारे, उन सब में जो लोग आए थे एक समय अपनी बोली भाषा के साथ आए थे, फिर उन्होंने वहाँ की भाषा स्वीकार कर ली। वो फ्रेंच भाषा मॉरिशस में बोलने लगे, फिजी में अलग बोलने लगे, वो सूरीनाम में अलग भाषा बोलने लगे, या तमाम जो एशिया अफ्रीकन देश हैं उनमें अलग भाषा बोलने लगे। बावजूद उसके अब दोबारा से हिंदी की स्वीकृति कंप्यूटर के अपने क्षेत्रीय भाषाओं संस्करण आ जाने के बाद मेरे हिसाब से तो बढ़ रही है। और मैं सोचता हूँ जितने नव प्रवासी देश हैं भारतीयों के, जिनमें कनाडा बड़ा क्षेत्र है, ब्रिटेन बड़ा क्षेत्र है, पूर्वी एशिया के बहुत सारे देश हैं, वहाँ भी साहित्यिक विधाओं में ये चीज़ें बढ़ करके आ रही हैं। तो मेरा सोचना है कि हिंदी अध्यापन में, अनुवाद में, मीडिया में, जनसंपर्क के क्षेत्र में, आपसी वार्तालाप में हिंदी का भविष्य है। और वो इस रूप में होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जहाँ भी हमारे विदेश के कार्यालय हैं, विदेशी क्षेत्र के कार्यालय हैं, उन सब में ये भाषा बढ़े। मैं समझता हूँ जो हमारी एक कमजोरी रह गई कि हम
वैश्विक हिंदी सम्मेलन जो भी होते हैं हमारे, चाहे भारत सरकार के हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, बहुत सारे प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव जी रह जाते हैं, कई बार वो घोषित होते हैं और रह जाते हैं। इसलिए पहली बात तो ये हो कि चाहे हम आज मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय में हैं, यहाँ का सचिवालय उसको स्ट्रेंथन, उसको एक तरह से ताकत दी जाए कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर पाए। यहाँ के मॉरिशस के साहित्यकारों के अलावा विश्व स्तर के साहित्यकारों को यहाँ से भारत से जोड़े एक तरह से, और जितनी भी हिंदी की संभावनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर, उन सबको एक तरह से संकलित करके उसको जोड़ने का काम करे। मुझे सर से बार बार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ, 1 मिनट में मैं अपनी बात संपन्न कर रहा हूँ। मुख्य बात यही थी कि जो भी हमारी भाषा की स्थिति है, एक तो हम यथास्थितिवाद को तोड़ें, क्योंकि हम लोग इस स्वीकृति में रहते हैं कुछ नहीं हो सकता, होना चाहिए, होगा, बशर्ते कि उसके सकारात्मकता केवल भाषणों में न रहे, वो कार्यों में आए, वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया जाए। क्योंकि हिंदी में सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो लिखा जा रहा है अच्छा लिखा जा रहा है, कि वो वाह वाह कहो, वो वाह वाह वाली बात ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी सही बातें कही जाएँ उसको महत्व दिया जाना चाहिए। हमारा जो पहला पक्ष है वो यही है कि हम भारतीयों की बड़ी जो बात है वह है उदारता की। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने औदार्यों को भाषा के हिस्से में भी जोड़ें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एक ऐसी चेतना हमारी विकसित हो जो हमारे विदेश नीति में है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, विधि न्यायिक क्षेत्र, तमाम क्षेत्रों में उस तरह से स्थापित हो। बहुत धन्यवाद मुझे इस सत्र में बोलने का अवसर दिया, और मैं आदरणीय मंडोली जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे 5 मिनट मुझे दिए। सौभाग्य 10 मिनट हो गए सर, धन्यवाद। संचालक का आपद धर्म होता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मैं उधर से आई थी मैंने तो नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने एक दूसरे पक्ष को भी साथ में रखा, जिसमें साहित्य के साथ जितने माध्यम है और विश्व के दूसरे देशों में जिस तरह से हिंदी को लेकर एक चेतना है, चाहे प्रारंभिक अवस्था में हो या उसमें वैज्ञानिक तरीके से जो बढ़ावा मिल रहा है और जो स्थितियां बन रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने निगाह डाली। अब मैं हिंदी साहित्य की अत्यंत प्रतिष्ठित कथाकार अल्पना जी को दावत दे रहा हूँ। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर हैं और उनके 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। इसके अलावा चुनी हुई कहानियाँ और 10 प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। उपन्यास हैं अनिहारे तिलछट में चमका, अस्थि फूल, अक्षी मंच पर 100 बिंबद्ध। इसके अलावा आलोचना की किताबें हैं और स्त्री विमर्श में वो एक आधुनिक चेहरा भी हैं। उन्हें प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान, राष्ट्रीय रचनाकार सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का सम्मान, वनमाली कथा सम्मान, शैलेश मटियानी स्मृति कथा सम्मान और परिवेश सम्मान आदि मिल चुके हैं। और उनकी कहानियाँ कन्नड़, मराठी, बांग्ला, मलयालम, पंजाबी, अंग्रेजी, जापानी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। उनका पहला जो उपन्यास था भारतीय ज्ञानपीठ से जो प्रकाशित हुआ, उसका पंजाबी में भी अनुवाद हो चुका है। धन्यवाद आदरणीय मंच और साथियों। जैसे श्रोता कम हो पर उनमें गुणवत्ता हो तो बहुत लगते हैं, वैसे ही पाठक कहीं भी हो, इक्का दुक्का भी हो, लेकिन गुणवत्ता हो तो वो 1 का 100 हो जाता है। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि साहित्य की ये विश्व चेतना पाठक को कैसे देखती है, और मुझे नादिन गार्डिमर की एक बात याद आ रही थी कि उनसे नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद एक पत्रकार ने पूछा कि आप किस पाठक के लिए लिखती हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा जो भी पढ़े, जो भी पढ़ना चाहे। पर ये प्रश्न उनके लिए एक सवाल बन गया कि आखिर वाकई वो कौन है
क्या कोई है भी जेनेरिक रीडर का सवाल कि वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी पढ़ा जा सकता है, अगर हम बियॉन्ड द बाउंड्रीज चले जाते हैं, अगर हम अपनी सीमाओं को, अपनी सोच की परिधि को तोड़ देते हैं और शायद वहीं जा कर के वो जो चेतना है वो विश्व के साथ मिल जाती है और तब हम विश्व चेतना की बात करते हैं। गुंटर ग्रास से भी ऐसा ही एक सवाल पूछा था कि आप किसके लिए लिखते हैं, और अंततः उन्होंने कहा था कि तय नहीं किया जा सकता। ये तो बाजार पूछता है कि आप किस वर्ग के पाठक के लिए लिखते हैं, कौन है वो, ये किताब आपकी छपेगी तो कौन से पाठक वर्ग के बीच ये बिकेगी, ये लेखक नहीं सोचता। लेखक के लिए कोई बात ही नहीं है। गुंटर ग्रास ने भी कहा कि नहीं, बहुत सोचा और कहा कि नहीं, तय नहीं किया जा सकता। तो जब पाठक दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो सकता है तो लेखक इतना सीमित कैसे हो सकता है। अभी जो बात पहले कह रहे थे अच्युतानंद जी कि साहित्य में वो हमने हिंदी को इतना सीमित कर दिया, निश्चित रूप से ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी सीमित रही और इतनी सीमित हो गई है, ऐसा भी नहीं है। आलोचना जरूर हो गई, आलोचना में चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन साहित्य में लेखक जहाँ कहीं ये कर पा रहा है कि वह अपने व्यष्टि को, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को, अपने व्यक्तिगत विजन को, अपने जाने हुए सच को, वो इन सारी चीज़ों को व्यष्टि के साथ जोड़ कर देख रहा है। उसकी बेचैनियाँ जो हैं, अगर दुनिया की बेचैनियाँ हैं, अगर हम सब की बेचैनियाँ हैं, तो जाहिर है कि वह अपने को कहीं ना कहीं इस दुनिया के अधिकतम से जोड़ पा रहा है, अधिकांश से। और साहित्य के भीतर तो मानवीय संवेदना के वो बड़े ही अनेक पहलू हैं जो कि दुनिया के मनुष्य को जोड़ देते हैं। वे चाहे प्रेम के हों, सौंदर्य के हों, हिंसा के हों, प्रतिरोध के हों, सबसे बड़ी चीज़ तो मानवीय जिजीविषा के वे संदर्भ, जो भले ही बिल्कुल जो हम प्रेमचंद में पाते हैं, मानवीय जिजीविषा के वो संबंध, भूख के वो संदर्भ, तो ये संघर्ष के संदर्भ, तो ये जो है चाहे जिस स्तर पर, जिस गली कूचे, जिस स्थानीय, जिस प्रदेश, देश प्रदेश, जहाँ कहीं लड़े जा रहे हैं, जहाँ कहीं जिए जा रहे हैं, वे जब व्यष्टि के साथ जुड़ करके लेखक की दृष्टि जब इतनी बड़ी होती है कि वह इसे अपने संघर्ष की बजाय बहुतों के संघर्ष के साथ देख रहा है, तो वह जब भी पढ़ा जाता है तो उस जगह, उस इलाके, उस न जाने उस कौन सी जगह, नहीं जानता, लेखक नहीं जानता कि वो पाठक कौन सा किस जगह बैठा है, उसने तय नहीं किया। बस उसे इतना पता है कि जो लिख रहा है कभी ना कभी इसे ज़रूर पढ़ा जाएगा, कोई ना कोई ज़रूर समझ लेगा, इतना ही है। और ये उसकी अपनी बेचैनियाँ, अपने प्रश्न हैं जो उसे मथ रहे हैं, अपने स्तर पर वो उससे संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो व्यष्टि के साथ जुड़ते ही वो सबका है। तो इतनी सांस्कृतिक भिन्नता के बावजूद रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़े जाते हैं, प्रेमचंद पढ़े जाते हैं, सभी जगह दुनिया में जहाँ कहीं तक पहुँचते हैं, इतने ट्रांसलेशन के फॉर्म में पहुँचते हैं। सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही ये विश्व साहित्य पद का प्रयोग किया था, जब उन्हें तुलनात्मक साहित्य पर बोलना था। और विश्व दृष्टि, विश्व मानवता की बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आते हैं, कहते हैं साहित्य को मानवता के विस्तार का माध्यम मानना है। अगर मानवता का विस्तार इतना बड़ा हो गया तो वह दुनिया को अपने साथ समेट सकता है। एक अंग्रेजी की पत्रिका है ग्रांटा, यूके से निकलती है, और बहुत प्रयास करके मैं उसे मंगाया करती थी, क्योंकि दुनिया की हलचल, जो अभी कहा गया कि दुनिया की हलचल के बारे में नहीं जानते, नहीं, बहुत से हिंदी के ऐसे लेखक हैं
जो दुनिया की हलचल से जुड़ने के लिए, जानने के लिए बेचैन रहते हैं और उसको मिलाकर अपने यहाँ की हलचलों को देखते हैं और अपने यहाँ की सीमाओं, संदर्भों और परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, चिंता करते। आज अगर हम यहाँ हैं तो शायद इसी वाले दृष्टि के साथ यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि मॉरिशस में खड़े होकर के हिंदी की बात हिंदी में कर रहे हैं और सबके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये एक चूँकि हमारे यहाँ आलोचना का विकास अब उस तरह से नहीं है, इसलिए उन चीज़ों को पढ़ा भी नहीं जाता, देखा भी नहीं जाता। चिन्हित करना तो अब बहुत दूर की बात है। बेईमानियाँ भी हैं तो उनकी भी एक वजह है कि वो नहीं बताएंगे। अब बताएंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हिंदी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब सीमाएं हैं, इनको भी पहचानने की ज़रूरत है। जब आप बाहर निकलते हैं तो समझ में आता है कि कुएं का मेढक बनने से काम नहीं चलेगा। आपको विश्व मानव की बात करनी ही पड़ेगी, आपको जुड़ना पड़ेगा सबके साथ, आपको सबके संघर्षों का साथी होना पड़ेगा, सबके साथ चलना पड़ेगा। मैं कह रही थी ग्रांटा की बात। ग्रांटा का एक अंक आया था भारतीय साहित्य पर केंद्रित था और बड़े प्रयासों से वो अंक मैंने हासिल किया। उसमें हमारे भारतीय साहित्य के बहुत से लेखक, और प्रेमचंद तो थे ही, लेकिन उसमें विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता का ट्रांसलेशन था जो बहुत प्रसिद्ध कविता है। हताशा से एक आदमी, एक व्यक्ति बैठ गया था, उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को पहचानता था। सारी दुनिया हताशा को पहचानती है और साथ चलने को भी पहचानती है। यही तो वो विश्व दृष्टि है। जहां कहीं लेखक इसे नहीं समझ रहा है, जहां कहीं वो बाजार के प्रभाव में चला जा रहा है, या जहां कहीं इस तरह की स्थितियां हैं, वहां ये है। अभी मैंने जल्दी ही पेरिस में देखा कि उषा प्रियंवदा का उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका अंग्रेजी में पढ़ा जा रहा था। भाषा की सीमाएं भी टूटती हैं, चीज़ें पहुंचती हैं और इस तरह हम विश्व मानवता के साथ जुड़ते हैं। विश्व चेतना और विश्व दृष्टि यही है जो लेखक को विश्व के साथ जोड़ देती है। अब यह निर्भर करता है कि वह लेखक इसे साधता है, समझता है या नहीं, अपनी कितनी सीमा बनाता है और कितना बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाता है। तो धन्यवाद। शुक्रिया अल्पना जी। मैं जिनका समकालीन हूँ, यानी कि हिंदी में जो लोग पढ़ते लिखते हैं, उनके बारे में तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ ये परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर रामदेव धुरंधर, मॉरिशस। इन्होंने साहित्य को लेकर ख़ास तौर पर मॉरिशस में बहुत सारे मकाम हासिल किए हैं और जो दूसरे माध्यम हैं उन माध्यमों को भी साहित्य के लिए और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उसका प्रयोग किया है। रेडियो के बहुत नामी प्रस्तुतकर्ता रहे हैं और टेलीविज़न सीरियल्स भी उन्होंने लिखे हैं। और हिंदी में यहाँ जो एक माहौल दिखाई देता है जिसमें मीडिया की एक प्रमुख भूमिका है, उनके साथ उनका बहुत गहरा संबंध रहा है। उन्होंने संपादन किया है। इसके अलावा जिन कृतियों के बारे में हमें जानना चाहिए और जिन विधाओं के बारे में जानना चाहिए, तो उन्होंने कई विधाओं में लिखा है और उनकी लिखे हुए में उपन्यास है, कहानी संग्रह है, व्यंग संग्रह है, लघु कथा संग्रह है। और जब उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का स्मरण किया जाता है तो छोटी मछली, बड़ी मछली, और ये जो पथरीला सोना उनका उपन्यास है, विश्व का सबसे बड़ा उपन्यास है, 3000 पृष्ठों में, जिसमें 500 किरदार है और इसका फ्रेंच में अनुवाद हो चुका है। मेरे ख्याल से इस उपलब्धि के बारे में हिंदी का जो समाज है वो जानता ही नहीं है। इसके अलावा विश्व मंथन, कलयुगी, करम धर्म, ये भी इनकी रचनाएं हैं। कई राष्ट्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मॉरिशस से आज अभिमन्यु आनंद जी के बाद इन्हीं का मकाम है और इन्हें सारे सेमिनारों में बुलाया जाता है। तो मैं ये बता दूं कि उन्हें श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को वाला सम्मान मिला है, विश्व हिंदी रत्न से विभूषित हैं और हिंदी विदेश प्रसार सम्मान भी मिला है। तो आज जिनको सर्वाधिक प्रतिनिधि रूप में आनंद जी के बाद जाना जाता है वो है डॉक्टर रामदेव धुरंधर। बहुत सादे इंसान हैं, बहुत विनम्र हैं और इसके अलावा उनकी रचनाओं में जो सादगी की गहराई है वो पढ़ने लायक है। तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वे अपनी बात रखें। नमस्कार आप सभी को। मैं बाहर में था और मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ पर आना है, बोलना है, तो मैं थोड़ा संकोच में भी पड़ गया कि मुझे यहाँ पर बोलना है। वास्तव में कर्नावट जी ने मुझसे कहा था कि भोजन के बाद कोई एक सत्र है जहाँ मुझे बोलना है, तो मेरा सौभाग्य कि यहाँ पर भी मुझे बोलने का, 2 शब्द बोलने का मैं प्रयास करता हूँ। इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही। अच्छा लगता है कि एक लेखक हो और उसकी प्रशंसा हो। लेखक इसीलिए तो लिखता है कि उसकी प्रशंसा हो, उसका साहित्य आगे जाए, लोग पढ़ें, क्योंकि मन की भावना होती है, हम उसे साहित्य में उतारते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, मॉरिशस में हमारी एक समस्या है। मॉरिशस के यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। हमारी एक समस्या है, विकट समस्या है यहाँ पर। जैसे भारत में आप हैं, भारत में आप हैं, हिंदी आपकी धमनियों में है, आप जैसे चाहें, क्योंकि वो तो आपकी भाषा है। आप उससे में जागते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, सब कुछ, सारा कुछ आप उसमें वो करते हैं। लेकिन हमारी स्थिति एकदम भिन्न है। हम यहाँ पर हिंदी, अभी जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको आश्चर्य हो, जब आप यहाँ आए हैं तब मैं हिंदी बोल रहा हूँ। हो सकता है कि 6 महीने 7 महीने हो गए, साल हो गया, हिंदी बोलने का मुझे अवसर नहीं मिला है। मैं अपने देश में, अपने घर में भोजपुरी में बात करता हूँ परिवार के साथ, और बाहर में जब होते हैं हम क्रियोल में बोलते हैं, फ्रेंच में बोलते हैं, हिंदी में तो बहुत कम हो बेश। और हिंदी के जो काम करने वाले लोग हैं, जब हमारी मुलाकात होती है तो हम हिंदी में बात नहीं करते हैं। ये समस्या नहीं है, ये एक संस्कार बन गया है कि इसी तरह से ये मॉरिशस में चलेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जो लेखन करते हैं मॉरिशस में, हम हिंदी सीख कर करते हैं, वो हमारी धमनियों में नहीं है। अब देखिए, जैसे कि इन्होंने मेरे एक उपन्यास की बात भी उठाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये 3000 पन्नों के उपन्यास की जो बात करते हैं, अभी उसमें और 500 शब्द जुड़ गए हैं, मतलब 3500 हो गया। तो वो 6 खंडों में था, अब वो 7 खंडों में हो गया है मेरा उपन्यास। हर एक उपन्यास में 500 पन्ने हैं और तमाम पात्र हैं। ये जो उपन्यास मैं लिख रहा था, मैं चलती फिरती बात आपसे कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा कि जब मैंने ये लिखना शुरू किया था, मेरे सामने एक विकट समस्या ये थी कि मान लें कि मैं खेत की बात करता हूँ। जब भारत के लोग आए थे 1834 में मॉरिशस में, वहाँ से मैं एक उपन्यास शुरू करता हूँ। और यहाँ पर जहाँ आकर वो रहते हैं, हम उसको कां बोलते हैं, ढाका बोलते थे। तो वहाँ से मुझे अपना उपन्यास शुरू करना था और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। खेत की जो बात मैं लिखता हूँ, 1500 पन्नों की 3 खंडों में जिसकी बात अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं उसको शुरू कैसे करता हूँ, मॉरिशस के लोग जानेंगे, हम यहाँ पर खेत नहीं बोलते हैं, हम कागो बोलते हैं। और लेकिन मैं आपके भारत के लोगों के लिए लिखता हूँ तो मैं कागो तो नहीं लिखूंगा। मुझे लिखना चाहिए खेत, मुझे लिखना चाहिए मैं पीमा खाता हूँ,
आप पीमा नहीं जानेंगे, मैं मिर्च खाता हूँ। वो लड़की पीमा है, मैंने कह दिया लड़की मिर्च है। आप नहीं जाएंगे क्योंकि आप तो मिर्च जानते हैं और मैं पीमा जानता हूँ, और मुझे आपको ये शब्द देना है। तो आप हमारा संघर्ष आप समझिए कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम हिंदी सीख कर लिखते हैं। मैंने हिंदी सीखी है पुस्तकों से, प्रेमचंद से मैंने बहुत सीखा, लेकिन प्रेमचंद से वो शब्द मुझे पर्याप्त नहीं मिले। रेणु से भी मैंने काफ़ी सीखा है, क्योंकि देखिए रेणु का जो मैलांचल उपन्यास आप पढ़ते हैं उसे आंचलिक कहा गया, उसको दागदार भी माना गया कि मतलब को अच्छी हिंदी, मतलब कि वो बिहार की भाषा में वो उपन्यास लिखा गया है। लेकिन फिर भी जब वो लिखते हैं गंधी, तो आप समझ जाते हैं उन्होंने लिखा है गांधी। और इस तरह के तमाम शब्द वो लिखते हैं भोजपुरी के, क्योंकि वो तो आपकी धमनियों में, आपके भारत की चीज़ है। लेकिन जब मैं मॉरिशस में खेत की बात लिखता हूँ, अब फर्ज कीजिए कि मैं लिखता हूँ वो काम करता है, काम कर रहा है खेत में, उसके लिए यहाँ हिंदी में एक भी शब्द नहीं है। अब देखिए खेत में जो हम उर्वरक जो डालते हैं, अब मुझे ये शब्द नहीं मिला था जब मैं लिख रहा था, समझते हैं। हमारे यहाँ उसको कहते हैं जिसेल डाला था खेत में, जिसेल डाला था खेत में, मतलब जिसेल नमक है ये। तो मैंने ये पकड़ा था, क्योंकि मैं तो बचपन में मजदूर भी रहा हूँ, मैंने भी जिसेल डाला है, लेकिन मैंने उर्वरक नहीं डाला है। तो आप मेरी बात समझिए, क्योंकि मैं जब आपके लिए, भारत के लोगों के लिए लिख रहा हूँ, विश्व हिंदी के लिए लिख रहा हूँ, तो मुझे लिखना चाहिए उर्वरक। तभी आप मेरे उपन्यास को, मेरी रचना को आप समझ पाएंगे, वो आपकी धमनियों में तब वो उतर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो आप हमारी कठिनाई समझ सकते हैं। इस तरह से जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिंदी सीख सीख कर यथासंभव, ये तो हमारा एक सौभाग्य है मॉरिशस में, यहाँ पर जितने मॉरिशस के लोग बैठे हैं, हमारी धमनियों में, हमारे संस्कार में भारतीयता है। हम गंगा जानते हैं, हम हिमालय जानते हैं, हम भारतीयता जानते हैं। ये जानने का ही एक परिणाम है कि हम हिंदी में लेखन कर लेते हैं, हिंदी में हमारा एक अभ्यास हो गया है, हम लिखते हैं। अन्यथा हमारे पीछे जो बच्चे अभी आ रहे हैं बंधु, मैं आप सबको कहता हूँ, इसीलिए मॉरिशस में हिंदी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अभी जो ये बच्चे आते हैं मेरे यहाँ, अक्सर आते हैं ये लोग अपने पीएचडी के शोध के लिए, ये लोग आते हैं, जिस शोध के लिए लोग आते हैं, इन लोगों को हिंदी की, समझिए कि मैं यदि इनसे 50 शब्द हिंदी के बोलूं तो इसमें से 10 शब्द ही पकड़ पाते हैं, और इनके पास वो उच्चारण होता भी नहीं है, हिंदी का उच्चारण मेरे पास भी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने यथासंभव, क्योंकि जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि मेरी धमनी में ये भाषा रच बस गई थी। मैं भोजपुरी में बड़ा हुआ हूँ, लेकिन चलते चलते क्या हुआ कि मैंने भारत की तमाम हिंदी की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते अंततः मैं वहाँ पहुँच गया कि मैं हिंदी में लेखन कर सकता हूँ। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, और ये मेरा अपना परिचय है, कि मैंने जब पथिला सोना उपन्यास 6 खंडों में लिखा, इस पर मुझे आपके यहाँ इफ्को का 11 लाख का सम्मान मुझे मिला है। और इसके अलावा मुझे तमाम भारत जाने का मुझे अवसर मिलता है, जगहों में मुझे बोलने का अवसर मिलता है, और मैं बोलता रहा हूँ। और मैं अपने देश को आपके देश में गाता हूँ। मैं दोनों देशों का समन्वय करने का प्रयास करता हूँ। अनंत ने भी यही किया था, मैं भी यह करता हूँ। और मैं यहाँ पर मॉरिशस के बहुत से विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि हिंदी मात्र उसे इस रूप में हम न लें कि एक भाषा हम सीख लेते हैं। देखिए भाषा जो है, यदि भाषा रोटी न दे तो वो भाषा हम सीख कर हम क्या करेंगे। भाषा तो हम इसीलिए सीखते हैं कि हमें वो रोटी दे। पहली हमारी आवश्यकता तो रोटी है। रोटी तक पहुंचने के लिए हम कोई एक भाषा सीखते हैं। मैंने भी हिंदी सीखी और हिंदी ने मुझे रोटी दी, लेकिन मैं एक कदम आगे चला। और मैं ऐसा भी कहता हूँ अपने देश में, जहाँ से मैंने हिंदी का लेखन शुरू किया था, समझिए कि मेरे लिए पगडंडी भी नहीं थी, जंगल ही जंगल था। लेकिन मैंने आज बड़े आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ मैं कहता हूँ कि मैंने जंगल काट कर पहले अपनी पगडंडी बनाई,
उसके बाद मैंने अपने राजमार्ग बनाया है। इसीलिए आप मुझे भारत में जानते हैं, मॉरिशस में भी जानते हैं, और पूरे विश्व में मेरी थोड़ी पहचान बन गई है। और आपको ये भी बता दूं, फेसबुक में हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर मेरे मित्र होंगे, मैं प्रतिदिन फेसबुक में एक रचना लिखता हूँ और उसे मैं गद्य छनिका कहता हूँ। आज तक वो 1000 पर पहुँच गया। रोज सुबह मैं डालता हूँ और लोग उस पर इतने दमदार, इतने मीठे उत्तर देते हैं, टिप्पणी लिखते हैं कि मैं गदगद हो जाता हूँ। तो अभी तो मुझे बोलना है, मैं अपने को थोड़ा रोक रहा हूँ। और धन्यवाद। मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने 2-4 शब्द रख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विश्व में हिंदी का एक अप्रतिम उदाहरण। किस तरह से हिंदी सीखी गई, किस तरह से उसमें आपने एक परंपरा का निर्वाह किया, और ये अनंत की परंपरा है, बहुत बड़ा मकाम है इनका। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य को आमंत्रित कर रहा हूँ। उनकी विधाएं हैं कविता, नाटक, आलोचना। अब तक 12 काव्य संग्रह, 8 नाटक, 7 आलोचना कृति और 12 सामाजिक दर्शन संबंधित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रमुख कृतियाँ, जहाँ तक कविता संग्रह का सवाल है, जल है जहाँ शब्द भूले हुए, वह एक समुद्र था, आती है जैसे मृत्यु, कविता में नहीं है जो, रेत राग अन्य होते हुए, चांद आकाश गाता है, उड़ना संभव करता आकाश, गाना चाहता पतझड़, केवल एक पत्ती ने। ये प्रमुख संग्रह हैं। चौथा सप्तक जो अज्ञेय जी ने संपादित किया था, उसके प्रमुख कवि थे। प्रसिद्ध नाटक हैं देहांतर, पागल घर और गुलाम बादशाह। आपने बहुत सारे अनुवाद भी किए हैं, जिसमें रियोकॉन और रायरू, और ये काम नव मानववाद के संदर्भ में था, और जो अनुवाद थे वो लोरका के थे, अरबी कविताओं के थे। आपको साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, भुवनेश्वर पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि प्राप्त हो चुके हैं। और उर्दू से जो लिप्यंतरण का काम आपने किया है, जो सूर्य प्रकाशन मंदिर से और वाग्देवी से, वो एक लंबी सीरीज है। हम बहुत सारे लोगों ने उर्दू के उन सारे कवियों को जाना, गहराई से पढ़ा, और अभी भी वो किताबें बहुत डिमांड में रहती हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। विश्व में हिंदी नहीं, हिंदियों के इतने रूप हैं। आपको विश्व रंग संवाद का लोकार्पण भी करना है, तो आप ले आएं। आचार्य जी। सभी आदरणीय मित्रों, समय बहुत हो गया और लेकिन 5-7 मिनट में कोशिश करूंगा अपनी बात कह लूँ। दरअसल मुझे लग रहा है कि इस विषय को ठीक तरह से नहीं समझा गया, और से हिंदी के प्रचार प्रसार विश्व में कैसे हो, इस पर काफ़ी बातें हुई। ये इस सत्र का विषय नहीं है। इस सत्र का वो अलग एक सत्र है
जिसमें उस पर चर्चा होनी है। मुख्य बात यहाँ पर ये थी, और एक सवाल शुरू में अच्युतानंद ने उठाया था कि जो वैश्विक चेतना का हिंदी से क्या संबंध है, हिंदी भाषा और साहित्य से क्या संबंध है। और उन्होंने एक संदेह प्रकट किया था, एक सवाल उठाया था कि क्या अलग भारतीय चेतना या हिंदी चेतना की बात करके आप उसे विश्व चेतना से अलग मान रहे हैं। दरअसल ये विषय रखा इसलिए गया है कि सामान्यतः हम अपनी भाषा या अपनी जो भी संस्कृति है उसमें कैद हो जाते हैं, और दुनिया में कई संस्कृतियों के साथ में ऐसा हुआ है। हमारी संस्कृति के साथ भी कुछ ऐसा करने की कोशिश चल रही है। तो इसलिए ये विषय इसलिए मैं समझता हूँ रखा गया कि क्या हिंदी में कोई वैश्विक चेतना है, या हम भी उसी तरह से आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हिंदी भारतीय परंपरा की, और शायद सभी हमारी भाषा है, हिंदी को तो मैं, हम हिंदी के लोग हैं इसलिए हिंदी की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मैं अन्य भारतीय भाषाओं को भी जानता हूँ, जितना अनुवाद वगैरह के माध्यम से पढ़ा है, तो मैं ये बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लगभग सभी भारतीय भाषाओं में एक वैश्विक चेतना प्रारंभ से रही है, बल्कि भारतीय परंपरा में रही है। मैं वसुदेव कुटुंबकम वगैरह उसके उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन मैं साहित्य की दृष्टि से अगर बात करूं, मुझे प्राचीन साहित्य में, दुनिया भर की प्राचीन भाषाओं के साहित्य में कहीं भी पूरे विश्व को अपने आत्म में समेट लेने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, या पूरे विश्व में अपने आत्म को, उसको एक करने की नहीं दिखाई देती। शायद अन्य कहीं भी, मैंने प्राचीन भारतीय साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास का खास तौर से, अन्य भाषाओं का जो प्राचीन साहित्य मैंने थोड़ा बहुत जानने पढ़ने की कोशिश की, मैंने पाया कि पूरे विश्व का के साथ में वो लगाव, अपने अपने उसमें तो वो लगाव मिलता है उनको, अपने आसपास की कम्युनिटी के साथ में, अपने इलाके के साथ में, लेकिन पूरे विश्व के साथ जो लगाव भारतीय चेतना में प्रारंभ से रहा है, और इसका कि मैं उदाहरण देता हूँ आपको। पूरी दुनिया के भूगोल का एक वर्णन क्या आपको संस्कृत के अलावा किसी भाषा में मिलता है? प्राचीन काल, वो गलत सही हो सकता है, ये हो सकता है कि वो वैज्ञानिक नहीं, इस तरह से खोज नहीं की गई थी वगैरह वगैरह, लेकिन एक ख्याल था, एक कल्पना थी कि ये पूरा विश्व, बल्कि पूरा ब्रह्मांड एक है, और हम उसमें एक जगह पर उपस्थित हैं, लेकिन हैं हम सब इसके हिस्से। तो कोई भी संस्कृति, कोई भी भाषा में, मतलब वैश्विक चेतना का तात्पर्य क्या है? वैश्विक चेतना शब्द का ही मतलब है कि पूरे विश्व को एक मानना। अगर पूरा विश्व एक नहीं है तो फिर हम वैश्विक चेतना में नहीं है। इस सवाल इसलिए भी उठता है कि खासतौर से आधुनिक काल में, मतलब पिछले 200-250 सालों में, बहुत से राष्ट्रों में एक राष्ट्रीय चेतना के नाम पर एक संकीर्ण राष्ट्रवाद पैदा हुआ, और ये जो संकीर्ण राष्ट्रवाद था उसने उनको वैश्विक नहीं होने दिया। और माफ कीजिएगा, इस पर बड़ी बहस की गुंजाइश हो सकती है जो बात मैं कह रहा हूँ। हेगल जैसे दार्शनिक ने, जिसने पूरी दुनिया का एक पहली बार एक इतिहास की व्याख्या करने की कोशिश की, आपको मालूम है उसके इतिहास का अंत कहाँ होता है? वो जो आइडिया है उसका, कि एक आइडिया अपने को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से अभिव्यक्त करता रहता है, वो अपने चरम में पहुंचता है प्रशा के राज्य में, कि जब प्रशा का राज्य बन गया और राज्य में ही स्वतंत्रता निहित है। ये है वैश्विक चेतना हेगल की। हम भूल जाते हैं। तो ये एक प्रकार से हम खाली द्वंद्वात्मक प्रक्रिया एक अपने आप में प्रक्रिया है, इसमें कोई संदेह नहीं, और उसको समझना चाहिए, उसका लाभ भी लेना चाहिए। लेकिन वो सारी प्रक्रिया आकर के अगर समाप्त हो जाए, अगर हम ये कहें कि हमारे अंदर एक वैश्विक चेतना है और वो चेतना आकर के दिल्ली में केंद्रित हो जाए, तो वो चेतना वैश्विक चेतना नहीं। तो ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। भारत एक ऐसा जगह रहा है जहाँ पर सारी दुनिया को एक मानने की एक परंपरा हमारे यहाँ पर रही है। हेगल का ही उसका नतीजा था कि जर्मनी के अंदर एक फासी राष्ट्रवाद को दार्शनिक आधार मिला।
हिटलर बहुत सम्मान करता था हेगल का, मतलब नहीं रहे थे हेगल, लेकिन सम्मान था उनके प्रति, क्योंकि वो जिस रास्ते पे जा रहे थे उसमें जर्मनी, और जर्मनी में भी प्रुसा का राज्य, क्योंकि प्रुसा के नेतृत्व में जर्मनी एक हुआ था, वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया। सारी इतिहास की गति जैसे वहाँ आकर के रुक गई। तो ये कोई वैश्विक चेतना नहीं है, ये पूरे विश्व को एक संकीर्ण जगह पर ला करके केंद्रित कर देना है, फैलना नहीं है इसके अंदर। हिंदी में ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस बात की कोशिश, हमारे यहाँ भी राष्ट्रवाद था, मैं उसको राष्ट्रवाद नहीं कहता हूँ, मैं इसको स्वतंत्रता की आकांक्षा कहता हूँ, स्वतंत्रता की कामना थी वो, जब हम संघर्ष कर रहे थे। वो किसी भी संकीर्ण राष्ट्रवाद से मुक्त था हमारा सारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। भड़क आप देखिए यूरोप में क्या था, जितने ईस्ट यूरोप के देश थे सभी अधीन थे तुर्की के, सब अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे, वो जो गलत बात नहीं थी, सही बात थी। लेकिन इतना झगड़े आपस में, छोटे छोटे उसको लेकर इतना झगड़े आपस के अंदर हुए हैं कि उससे प्रथम विश्व युद्ध का कारण वो बना, और दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी भौगोलिक दृष्टिकोण से वही बना। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो वैश्विक चेतना है वो सबसे पहले तो एक संकीर्ण राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करती है। वो ये मानती है कि कोई भी संकीर्ण राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्र के प्रति प्रेम अलग चीज होती है, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद में फर्क है। राष्ट्रवाद एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, हम राष्ट्रवाद शब्द में उलझ जाते हैं। वो एक राजनीतिक दर्शन है जिसका तात्पर्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देना है और अन्य राष्ट्रों से अपने को श्रेष्ठ मानना है। विनोबा ने तो एक बहुत भयानक बात कह दी थी, इकबाल की, जो हम सब जो गाते हैं राष्ट्रगान है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल, विनोबा ने कहा कि ये क्यों कहा कि सारे जहां से अच्छा, हमारा हिंदुस्तान हमें प्रिय है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सारे जहां से अच्छा, इसका क्या अर्थ है? सारे जहां से अच्छा क्यों है? मतलब दूसरों का अपमान कर रहे हैं आप। तो ये इकबाल जैसे बड़े पोइट के बारे में विनोबा की व्याख्या है कि ये ठीक नहीं है, ये कहना उचित नहीं था उनका, क्योंकि सभी अपने देश को ही मानेंगे कि सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा जर्मनी हमारा, फिर क्यों नहीं कहेंगे वो? तो ये जो कहा गया, मैंने एक मित्र से कहीं ऐसे ही बोल रहा था, तो हमारे एक मित्र हैं साहित्यकार ही हैं, ये तो कुफाट हो गया। मैं कभी विनोबा ने किया होगा, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, अब इस पर तो क्या बहस करता हूँ उनसे फिलहाल, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ हिंदी ने ये कभी नहीं किया। इस पे हमको इसको समझना है, और हिंदी में जो करने की कोशिश की जा रही है उसको भी समझना है। ऐसा नहीं है, पिछले कुछ अरसे से कोशिश हो रही है, और उसमें कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। यद्यपि मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि हिंदी का कोई भी उल्लेखनीय साहित्यकार, उल्लेखनीय लेखक, रचनाकार इस मुहिम में साथ में नहीं होते। वो अपनी राय अलग रखता है, और आपस में मतभेद हो सकते हैं उनके, लेकिन इस मसले पर सब एक है कि ये नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं है साहित्यकार भाषा का। दूसरे मैं ये बात कहना चाह रहा था कि ये जो हिंदी में आप देखेंगे शुरू से रहा, अब साहित्य में कैसे आया ये? मुझे कामायनी की याद आती है, कब लिखी गई थी। कामायनी की जो समस्या है, क्या वो भारत की समस्या है? कामायनी में जो दृश्य, सभ्यता का जो रूप दिखाया गया है, और उसके बाद जो उसके समाधान की दिशा जो बताई गई है, हम उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो जो चिंता है वो क्या केवल भारत की चिंता है, या कि पूरी दुनिया में जो विज्ञान और यांत्रिकता के नाम पर, बुद्धिवाद के नाम पर, एड़ा जिसका प्रतीक है, वो जो हो रहा है उसकी चिंता है? धर्म, अंधा युग क्या है? क्या वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है? वो न्याय की लड़ाई, एक न्याय के लिए संघर्ष है। उसमें वो कह रहा है कि दोनों ही दोषी हैं। लेखक उसमें ये कह रहा है कि कुछ कम है कुछ ज्यादा, लेकिन हैं दोनों दोषी। वो क्यों कहना पड़ा उसको? आप द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में देखिए उसे। अंधा युग को अगर आप द्वितीय महायुद्ध की पृष्ठभूमि में देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या स्थिति थी, और वो चिंता वहां वो है। वो भी एक तरह का साहित्यिक विमर्श है। ये बड़ी दो कृतियां हमारे अपने समय की, जिनको पढ़ के हम बड़े हुए, और इन दोनों के अंदर आप देखेंगे कि ये
आप कमाने के और किसी चीज़ से डिसएग्री कर सकते हैं, पर वो समस्या केंद्रीय है, मानवता की है, वो किसी एक देश की समस्या नहीं है। जो बात भारती कह रहे हैं वो एक किसी एक देश की समस्या नहीं है, किसी एक समाज की समस्या नहीं है, वो पूरी मानवता की समस्या है। ये इस तो साहित्य में अभिव्यक्ति कैसे पाती है वैश्विक चेतना, ये सवाल था कि किस तरीके से साहित्य में एक्सप्रेस हुई वो इन माध्यमों से एक्सप्रेस। आप देखें दोनों ही जगह भारतीय चरित्र है, वहाँ भी मनु है, श्रद्धा, सब भारतीय आप कह सकते हैं, यहाँ तो है ही महाभारत के सारे चरित्र, लेकिन उनके माध्यम से जो जिस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है वो केवल भारतीय संदर्भ नहीं है, वहाँ केवल राष्ट्रीय संदर्भ नहीं है, वो पूरा वैश्विक संदर्भ है। तो इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये विषय अच्युतानंद इसलिए रखा गया, ये किसी संकीर्णता के या अलगाव के नहीं, और जोड़ा जाए उसके साथ में, ये चित्र और विकसित होनी चाहिए। बहुत अच्छा अल्पना जी ने रविन्द्रनाथ का उदाहरण दिया, आधुनिक पूरे आधुनिक भारतीय साहित्य में सबसे बड़ा उदाहरण रविन्द्रनाथ का है। और रविन्द्रनाथ का जो मानव है उसको तो कहा ही विश्व मानव गया। रविन्द्रनाथ तो एक बार गांधी जी तक से नाराज हो गए थे कि आप पश्चिम से मतलब पश्चिम को बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, अभी बाद में उन्होंने मान लिया कि मेरी भूल थी। लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि वो जो चाहते ये थे कि हम पूरी दुनिया के बारे में सोचें। जापान ने बड़ी तरक्की की थी उस जमाने में, और रविन्द्रनाथ जापान की यात्रा पे गए थे, पर जापान की यात्रा के बाद लौट करके उन्होंने राष्ट्रवाद नाम से एक पुस्तक लिखी जो इस सारे राष्ट्रवाद के खिलाफ जबरदस्त बयान है। क्योंकि जापान में जो रूप देखा उन्होंने उस राष्ट्रवाद का, पूरी एक छोटी सी पुस्तिका है, अब तो शायद हिंदी में अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं कि उस किताब में किस तरीके से वो राष्ट्रवाद की सारी जो चालबाजियां हैं उनको भी, उसके नाम पे क्या होता है उसको भी, स्वातंत्र को कैसे वो नष्ट करता है उसको भी, इन सब चीज़ों को। लेकिन वो राष्ट्र भक्ति के या राष्ट्र प्रेम के खिलाफ नहीं है, राष्ट्रीयता के खिलाफ नहीं है। देखिए 3 शब्द हैं, एक राष्ट्रीयता जैसे आप लिखते हैं पासपोर्ट में नेशनलिटी, वो एक वैधानिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा है राष्ट्र प्रेम, और तीसरा राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय सामाजिक होने का मतलब समाजवादी होना तो नहीं होगा ना, तो इसी तरीके से आप मानिए कि राष्ट्रीय होने का मतलब राष्ट्रवादी होना नहीं होगा, वो एक अलग पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसको हमें समझ लेना चाहिए। तो ये विषय इसलिए रखा गया कि हम सोचें, और इसी में यहाँ मुझे शाही की याद आती है, विजयनारायण शाही की, जो उस विवेक में, उस बुद्धिवाद में कहना चाहिए, और जो हमारे साहित्य में जो बुद्धिवाद विवेकवाद पैदा हुआ उसमें भेद करते हैं। और वो कहते हैं एक पावनता जनित विवेक है और एक त्रासदी जनित विवेक, यानी एक संघर्ष, अनावश्यक जो पीड़ा समझिए, एक विवेक उससे पैदा, यूरोपियन रोमांटिसिज्म को वो हम मानते हैं, हम रोमांटिसिज्म से प्रभावित हुए, लेकिन यूरोपियन रोमांटिसिज्म उनके लिए त्रासदी जनित विवेक है, पावनता जनित विवेक नहीं है, जो कामायनी में और हमारे यहाँ छायावाद में मिलता है। तो एक तरीके से हमें समझने की आवश्यकता है कि वैश्विक चेतना साहित्य में, अगर आप पूरी मानवता की चर्चा करते, जाहिर है कि आपका कोई लोकेल होगा, वहाँ कोई मनुष्य होगा, वहीं का समाज होगा, उसके माध्यम से आप बात कर रहे होंगे, लेकिन वो बात अगर आप उसमें से कुछ ऐसा निकालते हैं जो कि पूरी मानवता पर लागू होता हो। डॉक्टर गोविंदचंद्र पांडे ने एक जगह लिखा था कलाओं और साहित्य के बारे में कि साहित्य जो है वो काल संभवा होता है, काल बाधित नहीं होता। एक विशेष, तो मैं उसको थोड़ा बदलता हूँ, मैं कहता हूँ साहित्य देश संभवा तो होता है पर देश बाधित भी नहीं होता, क्योंकि वो पूरी मानवता के लिए होता है। तो पूरे मानव समाज की चिंता जिस साहित्य में हो, चाहे वो तात्कालिक संदर्भ कुछ भी हो उसका, अगर उसमें से वो चिंता फूटती है, करुण रस क्या केवल मतलब भारतीय लोगों के लिए है या कि सबके लिए है? जैसे हमारे यहाँ रसराज कहा, मतलब भवभूति ने तो उसको, तो एक तरीके से रस सिद्धांत की एक मैं छोटी सी बात बता दूं आपको। रस सिद्धांत को मैं बहुत महत्व देता हूँ। लोग कहते हैं तो प्राणपंथी हो गए, मैंने कहा हो गया तो हो गया, चलिए कोई बुरी बात नहीं, लेकिन रस सिद्धांत के रस कैसे पैदा होता है? कविता ही कैसे पैदा होती है? कोई कला कैसे पैदा होती है? जब तक आत्म और पर की अनुभूति को मिटा नहीं थे। पर की अनुभूति जब तक नहीं, वहाँ तो हर चीज पर है। आप अगर वाले एक पेड़ को देख के लिख रहे हैं तो आप अगर ईश्वर भी वहाँ आलम्बन है,
केंद्र में तो आपकी चेतना है। तो इसलिए ये देखने की बात है कैसे आप, और आप किसी भी आलम्बन को जब आप अपने अंदर लेंगे, उसका आंतरिकीकरण करेंगे, तब जो कुछ पैदा होगा वो कला है, क्योंकि वहाँ पर आत्म और पर का भेद मिट गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्टिफाई कर लिया, तो और तभी वैश्विक चेतना पैदा होती है। हमारे साहित्य में ये कहाँ कहाँ हुई है तो बड़ा लंबा विषय है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि हमारे चौबे जी जो है वो विषय ऐसे रख देते हैं जो कि 5 मिनट में खत्म होने वाले होते नहीं, पर वो घंटे भर में 10 आदमियों को बुला के खत्म करवा देते हैं। नमस्कार। अतिथि रचनाकारों के सम्मान के लिए मैं दावत दे रहा हूं मुकेश वर्मा जी। अब आप ही हैं जो दिखाई दे रहे हैं, आपका सम्मान। आधे घंटे वापस मेरे को बोलने आता तो